चलिए भाई, जहाँ पे हमने कल क्लास ओवर किया था उसका आगे कंटिन्यू करेंगे। हम बात कर रहे थे आईक्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, है ना। आप देख सकते हैं कि कल की क्लास में हमने यहाँ पे ओवर किया था अपना कि 1911 ईस्वी में जो गोडार्ड थे, जो कि एक इंग्लैंड के साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने साइमन बिनेट टेस्ट 1905 साइमन बिनेट टेस्ट 1905 उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। और साइमन बिने ने खुद 1908 ईस्वी में 1908 में अपने टेस्ट का जो टेस्ट बनाया था उन्होंने 1905 ईस्वी में, उस टेस्ट का उसमें संशोधन किया था, उसमें अमेंडमेंट किया था। करेक्ट है। अब इसके बाद इस टेस्ट से रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम आगे क्लास में देखेंगे। आगे क्लास के बजाय हम स्लाइड्स बोलना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या फैक्ट्स हैं। देखिए 1916 ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईक्यू टेस्ट के जो हिस्ट्री है ना, आईक्यू टेस्ट की जो हिस्ट्री है उसमें 3-4 वर्ष ऐसे हैं, 1905 ईस्वी, 1908 ईस्वी, 1911 ईस्वी और 1916, 1905, 1908, 1911 एंड 1916 ये टोटल 4 इयर्स ऐसे हैं जो आईक्यू के हिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं फैक्चुअल बेसिस पे कि साइमन बिनेट टेस्ट कब बना, या आईक्यू के फील्ड में सबसे पहला टेस्ट किसने बनाया, कब बनाया। तो साइमन बिने ने बनाया था और 1905 ईस्वी में बनाया था। बिने ने उसमें संशोधन कब किया, 1908 ईस्वी में किया। उसके बाद उसका पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन कब हुआ, 1911 ईस्वी में हुआ, गोदार्ड ने किया। डन। अब हम बात कर रहे हैं 1916 ईस्वी की बात कर रहे हैं। देखिएगा 1916 ईस्वी में क्या हुआ था। 1916 ईस्वी में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो काम करने वाले थे वो थे आपके प्रोफेसर टर्मन। प्रोफेसर टर्मन के द्वारा संशोधन किया गया और इसका नया नाम हो गया इस टेस्ट का, और इस टेस्ट का नाम स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, क्या नाम रख दिया गया, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट नाम रखा गया। ठीक है, क्या नाम है, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। और देखिए जब सारे कंट्रीज काम कर रही थी तो हमारी जो इंडिया थी, जिस यहाँ पे 1922 ईस्वी की बात करें, 1922 ईस्वी में अंग्रेज़ों का कब्जा था। और हिस्ट्री की बात करें, इतिहास के जो कंटेंट होता है, इतिहास के कंटेंट के हिसाब से बात करें तो हमारे इंडिया में उस टाइम क्या चल रहा था, इंडिया में चल रहा था असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, है ना। यानी 1922 ईस्वी में एक पर्सन थे, नाम था उनका C.H. राइस। ठीक है, C.H. राइस। ये जो राइस है वो चावल वाला राइस नहीं है, ये राइस का मतलब उनका नाम था, उनके पेरेंट्स की मर्जी थी। 1922 ईस्वी में C.H. राइस ने बिने टेस्ट का भारतीयकरण, इंडियनाइजेशन करके हिंदुस्तानी बिने टेस्ट बनाया। ठीक है, यानी इंडियन बिने टेस्ट बनाया। कौन से थे पर्सन, C.H. राइस। और कब बनाया, 1922 ईस्वी में बनाया। जो बिने का टेस्ट था उसी का इन्होंने क्या किया, इंडियन के सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें अमेंडमेंट कर दिए, चेंजेस कर दिए। इसके अलावा और कौन से फैक्ट हैं देखिएगा।
1939 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में वेस्लर नाम का एक व्यक्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। 1939 ईस्वी में वेस्लर ने वयस्कों के लिए, देखिए जो साइमन बिने जो टेस्ट था, हमने बात की कि 1908 ईस्वी में जो संशोधन किया था उसमें उन्होंने टोटल 57-58 प्रश्न डाले थे, और इसके अलावा ये जो टेस्ट था वो केवल 3 से लेकर के 13 साल तक के बच्चों के लिए था। यानी यदि कोई बच्चा ऐसा है जो जिसकी एज 13 साल से ज़्यादा है तो आप उसका IQ नाप ही नहीं सकते थे। तो ये थोड़ी सी समस्या थी इस टेस्ट में कि आप ज़्यादा एज वाले बच्चों का IQ नहीं नाप सकते थे। इसलिए जो वेस्लर साहब थे, वेस्लर साहब ने एक काम किया। वो काम क्या था कि इन्होंने वयस्कों के लिए, जो एडल्ट्स थे, है ना, एडल्ट्स के लिए, वयस्कों के लिए IQ मापने का कार्य किया। अब इन्होंने जो कार्य किया वो कार्य क्या था? तो वेस्लर साहब के द्वारा जो बात था, देखिएगा, सोलह से 64 वर्ष के लिए WAIS वैस टेस्ट बनाया इन्होंने। इसके अलावा और भी काम किया इन्होंने। इस टेस्ट के अलावा इन्होंने बच्चों के लिए भी काम किया था। 1949 में 6 से 16 वर्ष, 6 से 16 वर्ष के लिए 1949 में विक्स, WICS कैपिटल हैं सारे, ये नाम सेम टू सेम आएगा कि WAIS टेस्ट किसने बनाया? वेस्लर ने बनाया। किसके लिए बनाया था? 16 से 64 साल तक के जो वयस्क थे उनके लिए बनाया गया था। विस्क टेस्ट किसने बनाया? WICS टेस्ट 1949 में बनाया, वेस्लर ने बनाया। और किसके लिए था? ये 6 से 16 साल तक के बच्चों के लिए था। और इनको शांति यहाँ भी नहीं मिली। अब इन्होंने 6 से कम आयु के लिए भी टेस्ट बना दिया। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए टेस्ट बना दिया, और उसका जो नाम इन्होंने रखा WPPSI के लिए 1967 में, WPPSI टेस्ट। ठीक है, ये 3 टेस्ट बनाया वेस्लर ने। ये लगभग इसे मान लो कि जन्म से लेकर के 64 साल तक के बच्चे सारे शामिल हो गए इसमें। 64 साल तक के बच्चे ही हो गए, क्योंकि जब उनका भी टेस्ट लिया जा रहा है, उनकी भी परीक्षाएं हो रही हैं, तो फिर वो भी बच्चे हो गए, है ना। देखिए इसको चलिए अब देखिए अमेरिका कितना चालू कंट्री है ना। अमेरिका हमेशा से चालू कंट्री रहा है, लेकिन हमारा एक पड़ोसी है जो उसके भी पापा बनने के लिए तैयार है। चाइना की बात कर रहा हूँ मैं। यानी अमेरिका अपने आप को सियाना समझता था, लेकिन चाइना जो है उसका बड़ा भाई निकला, जिसे बोलते हैं डेढ़ सियाना। वो डेढ़ सियाना हो गया चाइना। हम बात कर रहे हैं 1914 की, 1914 से लेकर के 1918 साल तक का टाइम की बात कर रहे हैं, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। अब देखिए उस टाइम पे हमारे जैसे लोग, हमारे कंट्री के लोगों, यानी इंडिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लोगों को सही से ये भी नहीं पता था भैया अंग्रेजी क्या होती है, कपड़े कैसे होते हैं, बंदूक कैसे चलते हैं। हम उस टाइम पे तो हमारे लोग लाठी डंडों से लड़ रहे थे, तलवारों से लड़ रहे थे। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा था? अमेरिका अपने सैनिकों का बुद्धि परीक्षण कर रहा था, IQ टेस्ट कर रहा था। अमेरिका अपने सैनिकों का IQ टेस्ट कर करके सैनिकों की भर्ती कर रहा था कि भैया सैनिक जो है वो सैनिक बुद्धिमान ले लूँगा मैं।
बुद्धिमान सैनिक चाहिए मुझे लड़ने के लिए, ताकि जंग में आसानी से जीता जा सके। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने इनसे दो टेस्ट बनाए। ग्रुप वर्बल टेस्ट एंड ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट। देखिए आईक्यू जो है वो दोनों तरह से नापा जा सकता है। कई सारे टेस्ट ऐसे हैं जिसमें आपको पेन पेपर का यूज करके पेपर देना होगा, एग्जाम देना होगा, पेन पेपर का यूज करके क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे, फिर आपका आईक्यू का पता चलेगा। लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट ने सोचा कि क्या सारे के सारे लोग पढ़े लिखे हैं, क्या आईक्यू का टेस्ट सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का ही होना चाहिए, क्या जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, कोई ऐसा पर्सन है जिसका पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ है लेकिन उसका काम दिमाग वाला है, दिमाग का जांच आप सिर्फ पेन पेपर से कर सकते हैं, ये छोटी बात हो जाएगी, संकीर्ण अर्थ हो जाएगा। यानी उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है, लिटरेट नहीं है, लेकिन उसका आईक्यू नापना, मान लो कोई छोटा बच्चा ही है, अब 2 साल का बच्चा है, 3 साल के बच्चे का आईक्यू नापना, कैसे नापेंगे आप? वो पेन पेपर से आंसर तो दे नहीं सकता। यानी वहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ वो जो टेस्ट है वो टेस्ट आपके ब्लॉक वाले होंगे, कुछ ब्लॉक वाले टेस्ट होते हैं ना कि ब्लॉक पजल सॉल्व कीजिए, कुछ ड्राइंग है, आधी अधूरी ड्राइंग है, उस ड्राइंग को पूरा कीजिए, ये रास्ता खो गया है, इसको अपने घर तक पहुंचने में, रास्ता ढूंढने में मदद करें, कुछ पहेलियां होगी। तो कुछ टेस्ट इस तरह के टेस्ट रखे गए जहाँ पे आपको लिखने पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आप कोई काम कर करके, है ना, या फिर कोई ड्राइंग करके इस तरह से अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो वही था, एक था ग्रुप वर्बल टेस्ट, यानी इसको हम बात करें तो क्या कहेंगे, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, और ये आपका सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। सामूहिक शाब्दिक परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण, यानी ऐसा टेस्ट जिसमें शब्दों का कोई काम नहीं, वर्ड्स का कोई काम नहीं। जिसमें एक चीज आप देख रहे होंगे बार बार, सामूहिक है, यानी जो आईक्यू थे ना दोस्तों, जो आईक्यू थे वो आईक्यू टेस्ट को 2 तरह से डिवाइड किया जाता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, यानी शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, अब इन दोनों को भी, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, इंडिविजुअल और ग्रुप। इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, ग्रुप, सामूहिक। ठीक है, और ये हो गया आपका ये भी 2 तरह से होगा, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, ग्रुप, सामूहिक। देखिए आईक्यू टेस्ट, आप मान लीजिए आपकी क्लास के 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों को आईक्यू टेस्ट करना है, तो आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप क्या करो
कि उन 40 बच्चों में से एक एक बच्चे को बुलाओ और उन सबका एक एक करके टेस्ट लो, या फिर आप क्या करो कि उन 40 बच्चों को बिठा करके एक साथ उनका टेस्ट ले लो। यानी आप एक एक करके बुलाएंगे तो वो होगा इंडिविजुअल आईक्यू टेस्ट, और जो एक साथ बिठा के लेंगे तो हो जाएगा ग्रुप आईक्यू टेस्ट। अब इंडिविजुअल लेना हो या ग्रुप लेना हो, उसमें भी आपके दो तरीके हैं। मान लीजिए आप इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो भी आपके पास दो ऑप्शन है कि उस इंडिविजुअल बच्चे का आप वर्बल टेस्ट लेना चाहते हैं कि नॉन वर्बल टेस्ट लेना चाहते हैं। ठीक है, शाब्दिक टेस्ट लेना चाहते हैं या अशाब्दिक टेस्ट लेना चाहते हैं। और यदि आप ग्रुप में ले रहे हैं, यदि आप आईक्यू का टेस्ट ग्रुप में कर रहे हैं तो भी आपके पास दो ऑप्शन है कि उस बच्चे का टेस्ट आप ग्रुप वर्बल टेस्ट कर रहे हैं कि ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट कर रहे हैं। यही बात है। तो अभी जो हम कर रहे थे, यहाँ पे हम बात कर रहे थे ग्रुप वर्बल टेस्ट और ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट। ग्रुप वर्बल टेस्ट जो था वो था आर्मी अल्फा स्केल, और ये आपका आर्मी बीटा स्केल। डन। आर्मी अल्फा स्केल और आर्मी बीटा स्केल। क्वेश्चन ये पूछता है, क्वेश्चन कैसे बनता है यहाँ से देखिएगा। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि जो आर्मी अल्फा स्केल है वो कैसा टेस्ट है, वो इंडिविजुअल टेस्ट है, ग्रुप टेस्ट है, इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट है या इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट है। देखिए ये जो टेस्ट है ये वर्बल, पहला टेस्ट, पहली बात तो क्या है कि वर्बल टेस्ट है, नॉन वर्बल टेस्ट नहीं है। ये आर्मी जो अल्फा टेस्ट है, जो अल्फा टेस्ट है वो आर्मी के लिए यूज हुआ था, इसलिए इसके नाम के आगे आर्मी लगता है, लेकिन आज के टाइम पे बाकी जगह भी यूज किया जाता है। ये उसी तरह से जो बीटा है वो बीटा बना था आर्मी के लिए, यूएसए की जो आर्मी थी उसके लिए बनाई गई थी, लेकिन आज के टाइम पे नॉर्मल भी यूज किया जाता है। तो जो अल्फा टेस्ट है वो क्या है, एक तो वर्बल टेस्ट है, दूसरा ग्रुप टेस्ट है। उसी तरह से जो बीटा टेस्ट है वो ग्रुप टेस्ट तो है, लेकिन ये नॉन वर्बल टेस्ट है। यानी बीटा टेस्ट उनके लिए था, बीटा टेस्ट उन लोगों के लिए था जो जिनको आर्मी में भर्ती करना था, लेकिन वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे। जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उनको कॉपी पेन पेपर नहीं आता था, लेकिन उनका आईक्यू चेक करना था कि इनका दिमाग ठीक ठाक से काम करता हो, बुद्धि ठीक ठाक हो, तो इसको सेना में भर्ती कर लें क्योंकि अभी सेना की ज़रूरत है। हो गया इतना। अब आप एक चीज देखेंगे, देखिए जो बेचलर साहब थे, जो बेचलर साहब हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने आईक्यू को डिवाइड किया है 130 एंड एबव, वेरी सुपीरियर, वेरी सुपीरियर, इसको बोलेंगे प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली या जीनियस, जीनियस बोलना ज़्यादा ठीक है। उसी तरह से 90 से 109 ये होता है एवरेज, यानी सामान्य, सामान्य यानी कोई ऐसा नॉर्मल पर्सन है, कोई नॉर्मल व्यक्ति है, आम आदमी है, सामान्य व्यक्ति है, तो उसका जो इंटेलिजेंस मिलेगा वो 90 से 109 के बीच में मिलेगा। और ये है होता है बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 130 एंड एबव ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 90 से 109 ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एवरेज है, एवरेज एवरेज औसत औसत काम है। और एक इंपॉर्टेंट है 70। यदि किसी का आईक्यू 70 से कम है, 70 से नीचे है, तो वो व्यक्ति हम सिर्फ उसे इतना नहीं कह सकते कि इसमें बुद्धि कम है, नहीं, उस व्यक्ति के साथ बहुत समस्याएं होंगी। वो अपना जो नॉर्मल लाइफ है उस नॉर्मल लाइफ को जीने में भी समस्याएं फेस करेगा। 79 तक तो ठीक है, 80 से लेके 89 तक इतना चलेगा, लो एवरेज है, कोई बात नहीं, बुद्धि थोड़ी सी कम है लेकिन ठीक है, चलो कोई सारे इंटेलिजेंट नहीं होते, काम चल जाएगा इनका। लेकिन यदि किसी का 70 से कम है तो फिर वो दिक्कत है, उसके साथ दिक्कत है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है उसके साथ, उसको आगे बढ़ाने के लिए। इतना ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
जो हमने अभी किया उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और ये जो कॉन्सेप्ट दिया था वो बेल साहब ने दिया था, आईक्यू स्कोर का बेल कर्व, इससे भी क्वेश्चन बनता है। देखिए जो एवरेज पब्लिक है, पूरी दुनिया के जो एवरेज पब्लिक है वो उनका आईक्यू कहाँ से है, 90 से लेकर के 109 के बीच में है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ 68%, पूरी वर्ल्ड का जो 68% लोग हैं, 68% लोग हैं वो एवरेज आईक्यू वाले हैं, औसत बुद्धि वाले लोग हैं 68% पूरी दुनिया में। उसके बाद यदि हम बात करें 70 से 130 तक, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यानी ना तो वो व्यक्ति बीमार है, ना तो उस व्यक्ति को समस्याएं होंगी, और ना ही उस व्यक्ति को कोई पीठ थपथपाएगा बेटा यू आर जीनियस। मतलब मामला ठीक है, एवरेज से थोड़ा सा कम और एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा, उतना हमेशा मार्जिन लेके चला जाता है। उतने लोग कितने हैं, 96% दुनिया में। यानी दुनिया की मोस्टली जो पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो एवरेज में आती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है वो है 70 से लेके 130 के बीच में, लगभग 96% पॉपुलेशन सिमट गई। अब देखिए वो लोग, मैंने क्या कहा था कि ज़िंदगी को जीने में समस्या किसके साथ होती है, जिसका आईक्यू 70 से कम होता है। तो 70 से कम यदि हम जाएंगे तो कितना परसेंट है, सिर्फ 2%। और जीनियस किसको बोला था, जिसका 130 से ज़्यादा है, जिसका 130 से ज़्यादा है वो जीनियस है। और वो लोग कितने हैं, वो लोग भी केवल 2%। यानी दुनिया में 96% लोग हैं वो एवरेज में ठीक ठाक में निकल रहे हैं। 2% लोग हैं जिनके साथ समस्या है, और 2% लोग हैं जिनके साथ गॉड गिफ्ट है, बिल्कुल भगवान का वरदान मिला है, सरस्वती देवी का। क्लियर हो गया ये? देखिएगा आईक्यू ओवर हो गया। क्वेश्चन में यहाँ से बनेगा आपका कि 70 से लेकर के जो दुनिया की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो कहाँ से कहाँ तक फॉल करती है। तो आपका आ जाएगा इसमें 70 से लेकर 130 तक। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि 70 से कम आईक्यू वाले लोग दुनिया में कितने परसेंट हैं, लगभग, तो लगभग हमेशा रहेगा तो लगभग 2% है, क्योंकि परफेक्ट डाटा कोई नहीं बता सकता इसमें। ठीक है, दुनिया के हर एक पर्सन पे रिसर्च नहीं हो सकती, तो लगभग 2%। उसी तरह से दुनिया में जीनियस परसेंट लोग कितने हैं जो 130 से ज़्यादा आईक्यू रखते हैं, तो वो भी लगभग 2%। चलिए आईक्यू हो गया यहाँ पे स्वाहा, आईक्यू क्या हो गया, स्वाहा हो गया। इसके बाद हम काम करेंगे मेमोरी के ऊपर या स्मृति के ऊपर। ठीक, मेमोरी या स्मृति की बात करें तो देखिएगा इंटेलिजेंस और बुद्धि, वो टॉपिक हमारा खत्म हो गया। बुद्धि भी खत्म हो गया और बुद्धि को नापने के लिए जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है वो भी खत्म हो गया। इसका हम एक टेस्ट करेंगे, लर्निंग वाले का टेस्ट भी बचता है, उसमें भी हम क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे 30-40 वो करेंगे। फिर हम पर्सनैलिटी, लर्निंग, पर्सनैलिटी एंड देन आपका हो गया मेमोरी। ठीक है, ये तीनों टॉपिक का टेस्ट हम करेंगे। तीसरा तो आपका इंटेलिजेंस वाला हो गया। मेमोरी हमारा चौथा टॉपिक है, राइट। तो मेमोरी में देखिए, मेमोरी को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए, स्मृति। स्मृति, और स्मृति से मतलब क्या है, इससे अभिप्राय अपने मस्तिष्क में पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों को
संचय करना, पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों को संचय करना तथा समय एवं आवश्यकता अनुसार उसे प्रकट करना। यही तो मेमोरी है। मेमोरी का मतलब, स्मृति का मतलब क्या हो गया कि जो चीज़ें हमने सीखी हैं, पूर्व ज्ञान हो गया या फिर कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, उसको अपने मेमोरी में, उसके माइंड में हमने क्या किया, स्टोर कर लिया, याद हो गया, स्मृति होगी, मेमोराइज कर लिया, उसको स्मरण कर लिया। और समय एवं आवश्यकता, टाइम एंड नीड के अकॉर्डिंग उसे अपने दिमाग से बाहर भी निकालना है कभी कभी। इसके मेनली दो पार्ट हैं भाई। मेमोरी को दो तरह से पढ़ा जाता है। जो मेमोरी है उसके दो पार्ट हैं। एक तो है आपका स्मरण और दूसरा है विस्मरण। स्मरण को हम बोलेंगे रिमेम्बरिंग, क्या बोलेंगे, रिमेम्बरिंग। और विस्मरण को हम क्या बोलेंगे, फॉरगेटिंग। मेमोरी का सकारात्मक पक्ष है और ये मेमोरी का नकारात्मक पक्ष है। इतना ध्यान देंगे आप कि दोनों ही चीज़ें यानी स्मरण और विस्मरण दोनों ही मेमोरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मेमोरी का मतलब सिर्फ स्मरण है, याद करने से है, या मेमोरी का संबंध, स्मृति का संबंध सिर्फ रिमेंबर से है। नहीं, स्मृति या मेमोरी का संबंध जो है वो विस्मरण या फॉरगेटिंग से भी है। तो मेमोरी का नकारात्मक पक्ष है, लेकिन ये भी जो है मेमोरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसमें यदि हम और कहें तो इसमें क्या कहेंगे, अनुभूतियों को याद करने की समर्थता है। और ये क्या है, अनुभूतियों को याद करने की असमर्थता है। यानी जब आप पुरानी चीज़ों को याद करने में समर्थ हो गए तो स्मरण हो गया, रिमेम्बरिंग होगी। और यदि आप उसे असमर्थ हो गए या आपने पास्ट में जो कुछ भी याद किया है, पास्ट में जो कुछ भी सीखा है, यदि आप उसको नहीं बता पा रहे हैं, विस्मरण हो गया, फॉरगेट हो गया, तो मेमोरी का नकारात्मक पक्ष हो गया, मेमोरी का नकारात्मक पक्ष हो गया। ठीक है। इसके बाद जो हम करेंगे, देखिए, स्टेजेस ऑफ मेमोरी यानी स्मृति की अवस्थाएं। स्मृति की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ मेमोरी। टोटल 4 स्टेजेस होती हैं। टोटल 4 स्टेजेस होती हैं। वो स्टेजेस कौन कौन सी हैं? जो सबसे पहला है आपका, वो है संकेतन या एनकोडिंग। एनकोडिंग है। नेक्स्ट सेकंड जो आपका है वो है स्टोरेज।
संकेतन हो गया, ये हो गया आपका संचयन, पुनः प्राप्ति। देखिए इनकोडिंग या संकेतन का मतलब ये हो गया भैया, सबको याद होगा कि आप स्कूल में या फिर जब आप कोई बीएड वगैरह में हैं तो अभी भी यदि किसी को लंबा आंसर याद करना है, फिर स्कूल में खास करके जब ऐसे याद करवाए जाते थे, निबंध अनुच्छेद याद करवाए जाते थे, तो क्या हम पूरा का पूरा अनुच्छेद एक एक वाक्य में इस तरह से याद करते थे, एक एक वाक्य एक एक शब्द इस तरह से याद करते थे, या उसके कुछ कीवर्ड बना लेते थे, कुछ कीवर्ड बना लेते थे या कुछ फॉर्मूला बना लिया। जैसे देखो एक है ना, कई सारे फैक्ट्स याद करने के लिए उसका एक शॉर्ट ट्रिक बना लेता है ना। जैसे मान लो दुनिया भर में टोटल कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं दुनिया भर में, टोटल 5 महासागर हैं, ओशियंस हैं। तो उनके लिए एक कीवर्ड है पैसा। पैसा, पैसिफिक ओशन, फिर ये हो गया आपका अटलांटिक ओशन, फिर ये हो गया आपका कौन सा इंडियन ओशन, फिर ये हो गया आपका साउथ ओशन, और ये आपका हो गया फिर आर्कटिक। उसी तरह से जो लैंग्वेज को लर्निंग करने की जो स्किल है, लैंग्वेज की जो स्किल है उसको लर्न करने का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर का भी एक शॉर्टकट है LSRW। यानी बच्चा पहले सीखेगा L, फिर बच्चा सीखेगा S, फिर सीखेगा R, फिर सीखेगा W। अब यहाँ पर LSRW बोल देते हैं। अब LSRW बोलते ही जो समझने वाले लोग हैं समझ जाते हैं, जो इस फील्ड के हैं, उनकी जो मेमोरी में स्टोर है वो सामने आ जाती है। L का मतलब है क्या है? L का मतलब लिसनिंग। S का मतलब क्या है? स्पीकिंग। R का मतलब क्या है? रीडिंग। और W का मतलब क्या है? राइटिंग। तो देखिएगा भाई, कोई भी बच्चा है या फिर हम भी हैं, यदि हम ही आज सोच लें हमें फ्रेंच सीखना है, तो फ्रेंच कोई भी भाषा सीखना है तो भाषा सीखने का ऑर्डर यही रहेगा। सबसे पहले आप लिसनिंग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे ही आपने लिसनिंग ज़्यादा कर ली, आपके दिमाग में कुछ वर्ड्स वोकैब बन गई, उसके बाद आप स्पीकिंग, S की बारी आ जाएगी, L के बाद S की बारी आएगी, यानी आप स्पीकिंग करना शुरू कर देंगे। जब आपकी स्पीकिंग हो जाएगी, टूटी फूटी स्पीकिंग है कोई दिक्कत, लेकिन आप स्पीक करना शुरू कर देंगे। उसके बाद आपकी आ जाएगी रीडिंग, रीड करना। बच्चा उसके बाद क्या करेगा? रीड करना शुरू कर देगा। और फिर राइटिंग। छोटा बच्चा है, मान लीजिए छोटा बच्चा है, जितने भी हमारे कंट्री के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, खास करके नॉर्थ इंडिया के, वहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या क्या है? सरकारी स्कूल के बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनको पहला स्टेप ही नहीं मिलता, इंग्लिश की लिसनिंग ही नहीं होती, इंग्लिश वो आसपास सुनते ही नहीं है। तो इंग्लिश वो, और पेपर में क्या चेक होता है? पेपर में चेक होता है इंग्लिश का W, यानी राइटिंग चेक होता है। भैया जब उसने शुरू के 3 स्टेज, 3 नहीं तो 2 तो जरूर मिस कर देता हो। शुरू का ये दोनों तो जरूर मिस कर देता है। बच्चा डायरेक्ट पहुंचता है, बच्चे से करवाया जाता है डायरेक्ट ये, और चेक किया जाता है ये। इसलिए हमारे स्कूल के जो नॉर्थ इंडिया के स्कूल के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम में पिछड़े हुए होते हैं, इंग्लिश में भी और संस्कृत में भी। पंजाब में था मैं पोस्टेड, तो वहाँ पे बच्चे हिंदी में परेशान होते थे। वहाँ के बच्चे, पंजाब के बच्चे हिंदी में परेशान होते थे, क्योंकि उनको अपने आसपास गांव घर में जो सिविल, जो डिफेंस के बच्चे थे, डिफेंस के जो BSF CRPF के बच्चे थे, चूँकि वो तो ऑल ओवर इंडिया घूमते रहते हैं, प्लस में उनके जो फैमिली हैं मोस्टली इधर हिंदी स्पीकिंग स्टेट से थी, यूपी वगैरह से, बिहार से, हरियाणा से, तो ये लोग हिंदी सुनते थे, तो इनकी हिंदी ठीक होती थी। लेकिन पंजाब के जो स्पेशल बच्चे थे, जो गांव घर के थे बच्चे, वहाँ के बच्चे अपने स्कूल के बाद जो भी टाइम था वहाँ पर वो पंजाबी सुनते थे, प्योर ठेठ पंजाबी। तो जब वो हिंदी सुनेंगे नहीं तो उनकी हिंदी डेवलप कहाँ से होगी? ठीक है, यानी ये सारा क्या हो गया? ये सारा इनकोडिंग हो गया, संकेतन हो गया, याद करने के तरीके हो गए। अपने अपने दिमाग में कुछ संकेत, कुछ कोड वर्ड सेलेक्ट कर लिए और उसी से आपको सारा कुछ याद आ जाता है। ठीक। सेकंड है आपका स्टोरेज, संचयन, यानी जो कोड वर्ड आपने बनाए उस कोड वर्ड के माध्यम से आपने उसे माइंड में सेलेक्ट कर लिया।
यानी संकेतन को क्या कहेंगे, इसे हम बोलते हैं स्मृति चिन्ह। स्मृति चिन्ह। और बाह्य सूचना का प्रत्यक्षण कर संकेत के रूप में तंत्रिका तंत्र में ग्रहण करना, संचयन स्टोरेज को हम कहेंगे कि मस्तिष्क में उत्तेजनाओं एवं सूचनाओं को कुछ समय के लिए संचित रखना। और पुनः प्राप्ति का मतलब हो गया कि इस अवस्था में मस्तिष्क में संचित कर रखी गई सूचनाओं को प्रत्याह्वान कर उपयोग किया जाता है। कुछ समय तक सूचनाओं को मस्तिष्क में संचित रखना। और रिट्रीवल का मतलब हो गया रिकॉल को क्या बोलेंगे भाई, प्रत्याह्वान। प्रत्याह्वान कर उपयोग में लाना। तो देखिएगा, सुना होगा ना, कई बच्चे यूज करते हैं, आपने किसी से क्वेश्चन पूछ लिया, उसका आंसर पूछ लिया, कोई क्वेश्चन दे दिया, तो कहेंगे सर मैं अभी रिकॉल कर रहा हूँ, मैं अभी रिकॉल कर रहा हूँ। रिकॉल का मतलब क्या हो गया कि आपके दिमाग में जो डाटा फिक्स हो गया, जो डाटा जमा है, उसको दोबारा से आप वहाँ से निकाल करके, स्टोरेज से निकाल करके आप उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं। डन। ये हो गई स्टेजेस ऑफ मेमोरी। सबसे पहले इनकोडिंग करते हैं, यानी दिमाग में आपने उसे कोड करके स्टोर किया, फिर आपने उसका स्टोरेज किया, आपने क्या किया, उसका स्टोरेज किया यानी दिमाग में उसको जमा कर लिया। और तीसरा आपका रिट्रीवल यानी पुनः प्राप्ति, यानी जब टाइम और जब नीड होगा, जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपकी खोपड़ी में जो डाटा जमा है, जो आपने सीखा है, जो आपने याद किया है, उसको सामने ला करके बिहेवियर से या फिर बातों से सामने वाले को बताना है कि हाँ मुझे ये याद है, मुझे ये पता है। ये स्टेजेस हैं और ये तीनों इसी ऑर्डर में चलते हैं कि सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। और इन तीनों में से कोई एक भी मिस हो गया तो आपकी जो मेमोरी है वो काम नहीं करेगी, आपका जो स्मृति है वो काम नहीं करेगा, और आपका जो है वो रिमेंबरिंग होने के बजाय, रिमेंबर होने के बजाय फॉरगेटिंग हो जाएगी, नहीं आप विस्मरण कर जाएंगे। मान लीजिए आपने इनकोडिंग कर लिया, दिमाग में ये सारा कोड बना लिया, स्मृति चिन्ह बना लिया, सब कुछ हो गया, स्टोरेज भी कर लिया, और बाद में उसको आप पुनः प्राप्ति नहीं कर पाए, रिट्रीवल नहीं कर पाए। मान लीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, बच्चों बताओ जो इंडिया के 5वें प्रधानमंत्री कौन थे। अब आप शुरू हो जाएंगे, सिर खुजलाना शुरू कर देंगे, सर पढ़ा तो था, बता रहा हूँ सभी। और कुछ लोग पता क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, सर पेट में आ रहा है, जुबान पे नहीं आ रहा, बस याद है, बता नहीं पा रहा हूँ। वो केस यही है, वो सिचुएशन यही है कि आपको पढ़ा है, आपको याद है, स्टोरेज भी है, लेकिन आप उसकी पुनः प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, रिट्रीवल नहीं कर पा रहे हैं, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, मेमोरी को इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक, नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तब तक आप इस नोट्स को अच्छे से बनाएं, और जितने भी पीडीएफ डाले गए हैं, उन सारे पीडीएफ को आप क्या करें, डाउनलोड करें, उसको प्रैक्टिस करें। और इससे रिलेटेड, सीडीपी से रिलेटेड आपके पास जहाँ भी जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, नेट पे हैं, कुछ मैं भी डाल दिया करूँगा, ठीक है, और चैनल पे भी अपलोड करवा दूंगा। सीटेट के, यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से उसको लेकर के प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और साथ के साथ वोमेन को भी, यदि कुछ महिलाएं हैं तो वो भी काम करें इस पे। चलिए, अगली क्लास में मिलेंगे फिर।